सारे के सारे उपायों को किस लिए अपना रही है आरबीआई? तो किस लिए अपना रही है? मूल्य स्थिरता लाने के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए। तो इस हिसाब से क्या होता है हमारा पूरी की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। हम लोगों ने सारे के सारे टॉपिक पढ़ लिए। कौन कौन सा? बैंक रेट क्या होता है, केस रिजर्व रेशियो क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, स्टूडेंट डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, क्रेडिट कास्टिंग क्या होता है, मॉडल सुपरस्टिशन क्या होता है, या फिर क्या हमारा डायरेक्ट एक्शन क्या होता है। प्लीज हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि पूरी की पूरी इकोनॉमी का आधार होता है। अगर आपको क्या है जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी आती है तो लगभग क्या आप इकोनॉमी का कोई भी टॉपिक हो आराम से समझ सकते हैं। तो चलिए आज क्या करते हैं, हम लोग जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको हम कंप्लीट स्टडी करते हैं और एक बार देखते हैं कि कैसे कैसे मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको वीडियो को आज का। सबसे पहले तो हमारा क्या आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी आखिर होती क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जिसके मतलब के जरिए आरबीआई क्या करती है, देश की अर्थव्यवस्था होती है उसकी क्या मूल्य स्थिरता लानी है कि देश की अर्थव्यवस्था में क्या लाना, मूल्य की स्थिरता को लाना, साथ ही साथ क्या आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना। तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार हमारी मॉनेटरी पॉलिसी क्यों महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें क्या होते हैं, मेन रूप से इसके दो मतलब एक तरीके से कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारा मात्रात्मक, एक होता है हमारा गुणात्मक। तो मात्रात्मक में क्या क्या होता है, जैसे कि हमारा हो गया बैंक रेट हो गया, कैश रिजर्व रेशियो हो गया, उसके बाद में क्या हो गया एसएलआर हो गया, आगे रेपो रेट हो गया, रिजर्व रेपो रेट हो गया, उसके बाद में क्या हो गया हमारा एमएसएफ हो गया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हो गया, या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, या फिर हमारे जो भी हो छोटे मोटे हैं उनके बारे में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो क्या था हमारा बैंक रेट। तो बैंक रेट आप लोग जानते होंगे क्या होता है। बैंक रेट होता है जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हमारा एक मतलब कि टूल है, जिसके जरिए आरबीआई क्या करती है, लॉन्ग टर्म में यानी कि लॉन्ग टर्म में अगर किसी भी बैंक को क्या होगा, कोई भी अगर बैंक है जैसे कि हमारी वाणिज्यिक बैंकें होती हैं, उनको अगर कभी भी दीर्घकालिक यानी कि दीर्घकालिक ऋण की आवश्यकता पड़े तो क्या करेंगे, वो बैंक रेट का सहारा लेंगे। तो बैंक रेट के जरिए क्या करेंगे, वो आरबीआई से कहेंगी कि उसे क्या ऋण की आवश्यकता है। तो इसके जरिए क्या करेगी आरबीआई, इनको क्या करेगी, ऋण देगी। अगर आरबीआई क्या जो वाणिज्यिक बैंक है उनको ऋण दे देगी तो कहीं ना कहीं वाणिज्यिक बैंकों के पास क्या आ जाता है, मुद्रा की आपूर्ति यानी कि एक तरीके से मनी सप्लाई जो होता है बढ़ जाता है। और उनके पास मनी अगर मतलब की कैपिटल बढ़ जाएगा तो वो क्या करेंगे, अपने जो कि मतलब कि कस्टमर होता है उसको भी क्या करेंगे, ऋण मतलब की बढ़ा देंगे। यानी कि अगर बैंक रेट को अगर कम किया जाता है तो क्या करेंगे, जो भाई वाणिज्यिक बैंक होंगे वो आरबीआई से क्या करेंगे, अधिक जो धन होगा उसको लेंगे, यानी कि अधिक ऋण लेंगे। और अधिक ऋण लेंगे इसका मतलब क्या होगा, उनके पास अधिक पैसा होगा, और अधिक पैसा होने का मतलब है वो अपने ग्राहकों को भी अधिक मात्रा में ऋण देंगे। और अगर ग्राहकों के पास अधिक मात्रा में ऋण हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि हमारी जो मार्केट है उसमें क्या हो गया, हमारा लिक्विडिटी बढ़ गई। जब लिक्विडिटी बढ़ गई इसका मतलब क्या होगा, मतलब कि जो हमारा कहते हैं कि मुद्रास्फीति भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से अगर मतलब कि बैंक रेट को अगर बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारा जो मतलब कि एक तरीके से आरबीआई क्या होती है, सख्त मौद्रिक नीति को अपनाती है। और अगर बैंक रेट को कम किया जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा आरबीआई क्या कर रही है, एक तरीके से सॉफ्ट मौद्रिक नीति को अपना रही है। तो इसी प्रकार से सारे के सारे जो टूल्स हैं उन पर मतलब कि सेम एक तरीके से जो रेगुलेशन है वो फॉलो करता है। यानी कि इनमें से किसी को भी अगर बढ़ाया जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है एक तरीके से हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी कही जाएगी। यानी कि जो आरबीआई है वो क्या चाह रही है कि जो हमारा मार्केट है उससे क्या हो, हमारी लिक्विडिटी कम हो जाए। जिससे क्या होगा, अगर लिक्विडिटी कम हो गई तो यानी कि क्या होगा, मार्केट में जो होगी मतलब कि मुद्रास्फीति होगी, यानी कि जो हमारी इन्फ्लेशन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर इन सभी चीज़ों को कम कर दे, यानी कि कम कर देगा मतलब इनके वैल्यू को कम करें, तो इसका मतलब है बैंक के क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई के पास क्या करेंगे, ऋण लेने जाएंगे। और अगर बैंकों के पास ज़्यादा मतलब की मात्रा में धन होगा, या फिर जो भी मतलब कि ज़्यादा मात्रा में मुद्रा होगी या फिर मनी सप्लाई होगी, तो वो क्या करेंगे, उतने ही ज़्यादा मात्रा में अपना जो कि मतलब कि जो ऋण होगी उसको बांटेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, यानी कि इन सभी में से किसी भी एक चीज़ का, अगर किसी भी एक चीज़ की कोई भी चीज़ हो अगर उसकी वृद्धि होती है, इनमें से किसी भी चीज़ की और किसी भी चीज़ की क्या वृद्धि होती है, इसका मतलब क्या, आरबीआई सख्त मौद्रिक नीति को अपना रही है और मुद्रास्फीति को कम करना चाह रही है। अगर इनमें से किसी भी एक चीज़ की, किसी भी चीज़ की अगर कमी की जाती है तो इसका मतलब क्या है, आरबीआई सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी को अपना रही है और यह करती है अपना एक तरीके से मतलब कि मुद्रा को या फिर जो हमारी लिक्विडिटी है उसको मार्केट में बढ़ावा दे रही है। तो अभी बात आती है कि बैंक रेट क्या होता है, हमने बता दिया पहले कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत होता है।
और बैंकों को दीर्घकालिक अगर ऋण की आवश्यकता है, यानी कि उसके बाद में आता है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनके पास जितना भी मतलब कि धन आता है, यानी कि जिसे कहते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, यानी कि NDTL। तो NDTL का जितना भी, यानी कि उनके पास जितना भी पैसा आया उस पैसे का एक हिस्सा तो उनको क्या करना पड़ेगा, कैश के रूप में। तो उसे हम कहते हैं CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। तो जो कि हमारे दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग क्या है, 3% चल रहा है। यानी कि अगर किसी भी बैंक के पास टोटल कितना 100 रुपये अगर जमा हुआ है तो उसको क्या है 3% अपना कैश जो है रिजर्व रखना पड़ेगा RBI के रेगुलेशन के तहत। उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि कैश को एक रिजर्व के रूप में रखना 3%। तो उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। आप समझ गए होंगे कि कैश के रूप में रुपए को रखना है क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। उसके बाद में था हमारा SLR, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो SLR क्या होता है, तो SLR हमारा होता है, इसमें क्या होता है हमें RBI के पास रखना पड़ता है, यानी कि जितना भी केस होता है उसको हम RBI के पास रखते हैं। परंतु जो हमारा SLR वाली जो होता है, तो SLR वाले में जितना भी हमारा धन हो, यानी कि SLR वाले में जितना भी हमारा मतलब कि एक तरीके से लिक्विडिटी है वो अपने पास ही रखनी पड़ती है। सेल्फ का मतलब क्या है, यहाँ पे अपने पास रखनी पड़ती है और यहाँ पे क्या RBI के पास में रखनी पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे कि कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या अंतर है। अभी ये SLR कितना हमारा, तो SLR वर्तमान में कितना 18% है, यानी कि SLR वर्तमान में कितना चल रहा है, 18% चल रहा है। और इसको क्या करते हैं, SLR कैसे रखते हैं, जरूरी नहीं कि इसको हम कैश में रखें, इसको हम किस में रख सकते हैं, सोने में भी रख सकते हैं, नगद में भी रख सकते हैं, प्रतिभूतियों में भी रख सकते हैं, बॉन्ड में भी रख सकते हैं। परंतु क्या टोटल अपनी जो भी मतलब कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है, यानी कि जितना भी उसके पास जमा हुआ है उसको 18% रखना पड़ेगा। यानी कि NDTL का जितना भी आया है, यानी कि जैसे अगर 100 रुपये उसके पास जमा हुआ है तो उसको क्या 18% जो है अपना SLR वाली प्रतिभूति में रखना, मतलब कि SLR वाली जो कोटा है उसमें रखना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, मैंने 3 चीज़ें समझा दी पहले कि बैंक रेट क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, SLR क्या होता है। बैंक रेट तो मैंने बता दिया, अगर किसी भी वाणिज्यिक बैंक को दीर्घकालिक ऋण की आवश्यकता पड़े तो वो क्या करेगी, RBI से किसी भी प्रतिभूति या फिर कोई भी मतलब कि एक तरीके से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उसके जरिए बैंक रेट के जरिए ऋण ले सकती है। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब हो गया कि मतलब कि क्या करना कि कैश के रूप में कुछ रुपये अपने पास रखना है, कोई वर्तमान में कितना है 3% है। और SLR का मतलब है कि जो मतलब कि हमारे पास जो भी एक नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी यानी कि जो भी जमा हुआ है उसका एक निश्चित भाग अपने पास ही रखना, वो भी 18%। अभी आता है रेपो रेट क्या है। अभी हमने पढ़ा था बैंक रेट, तो बैंक रेट का जस्ट सेम तरीके का ही है, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा अंतर यह है कि रेपो रेट क्या होता है हमारा शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि अगर कभी भी वाणिज्यिक बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए अगर कभी ऋण की जरूरत पड़े तो वो क्या करेंगे, रेपो रेट का यूज़ करेंगे। रेपो रेट का मतलब होता है रीपरचेजिंग रेट। रीपरचेजिंग रेट का मतलब होता है कि वाणिज्यिक बैंकें जो होती हैं RBI से जो भी मतलब कि अगर उधार लेती हैं तो उससे एक वादा के जरिए उधार लेते हैं कि वो बाद में उसको जो भी प्रतिभूति होगी वो बाद में खरीद ली जाएगी, यानी कि RBI के द्वारा फिर से प्रतिभूति खरीद ली जाएगी। तो इसे हम कहते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट का मतलब क्या हुआ, हमारा वर्तमान में कितना चल रहा है 5.25% चल रहा है। और इसमें क्या होता है RBI को ऋण देना पड़ता है, मतलब कि RBI जो होती है वाणिज्यिक बैंक को ऋण देती है और वाणिज्यिक बैंक उसके बदले क्या देती है RBI को ब्याज देती है। तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा रेपो रेट हो गया। और सबसे ज़्यादा इस समय रेट जो चल रहा है वो रेपो रेट का ही चल रहा है, यानी कि 5.25% चल रहा है। और उसके बाद में क्या आ रहा है हमारा, पर इससे भी ज़्यादा एक रेट चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ अभी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो रेपो रेट के बारे में हमने बात कर ली कि अगर कभी भी वाणिज्यिक बैंकों को उधार की आवश्यकता पड़े तो वो क्या करेंगी, अपना मतलब कि RBI के पास जाएंगी, अपनी प्रतिभूति या जो भी सिक्योरिटी होगी उसका यूज़ करके शॉर्ट टर्म के लिए ऋण ले लेंगी, उसे हम कहते हैं रेपो रेट। परंतु कभी कभी क्या होता है मतलब कि बैंकों के पास भी रुपया मतलब कि ज़्यादा हो जाता है तो वो उस रुपये का क्या करेंगे, तो वो सोचते हैं कि क्या करें मतलब कि कोई उधार मालिक लेने तो आ ही नहीं रहा, यानी कि अगर ग्राहक कभी कभी होता है कि उनके पास रुपया पड़ा हुआ है पर कोई ग्राहक क्या लेने नहीं आ रहा, तो वो उस रुपये का क्या करेंगे, तो वो उस रुपये को क्या करेंगे RBI के पास जमा कर देंगे। अभी यहाँ से क्या कर रहे थे, रेपो रेट में क्या कर रहे थे RBI से ले रहे थे और उसके बदले में उन्हें ब्याज दे रहे थे। परंतु रिवर्स रेपो रेट में क्या करेंगे, अपना पैसा जो कि ग्राहक लेने नहीं आ रहा है उसके पास मतलब कि खाली पड़ा हुआ है तो वो क्या करेंगे RBI के पास शिफ्ट कर देंगे और उसके बदले RBI ने क्या देगी, ब्याज देगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 3.35% यानी कि काफ़ी कम है। तो RBI क्या करती है, ब्याज मतलब कि देती है जब तो महंगे रेट पे देती है, परंतु जब किसी का रुपया अपने पास रख रही है तो उसके बदले में ब्याज बहुत सस्ते रेट में दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि RBI को देना पड़ता है, यानी कि RBI यहाँ पे देती है और यहाँ पे RBI द्वारा दिया जाता है। तो अभी से आप समझ गए होंगे कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है।
अभी बात आती है कि एक होता है हमारा LAF, यानी कि LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी कि तरलता प्रबंधन समायोजन करके एक शब्द होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी अगर कभी भी RBI को मतलब कि मार्केट से अगर मतलब कि सर्कुलेशन से मुद्रा को कम करना होता है, तो वो क्या करती है, यूज़ करती है रेपो रेट का यूज़ कर लेती है। यानी कि इनको सबको क्या कर देगी, बढ़ा देगी। जब भी सरकार को क्या मतलब कि मुद्रा की आपूर्ति को कम करना है बाजार से, यानी कि मनी सप्लाई को कम करना है, तो इन सभी को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। और कभी भी अगर RBI को अपने मतलब कि मार्केट में एक तरीके से मुद्रास्फीति को कम करने के लिए क्या करेगी, बढ़ा देगी। अगर कभी भी मतलब कि मंदी चल रही है, तो मंदी के टाइम में इनको क्या कर देगी, घटा देगी। ऐसा क्यों करेगी, अगर घटा देगी तो इसका मतलब क्या है, जो भी वाणिज्यिक बैंक है वो क्या है, उनके पास ज़्यादा मात्रा में मुद्रा हो जाएगी, या फिर जो भी ज़्यादा मात्रा में मनी सप्लाई हो जाएगी, और उतनी ही ज़्यादा मात्रा में वो क्या करेंगे, ऋण की आपूर्ति कर पाएंगे। तो इस हिसाब से क्या हमारा रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद में आता है हमारा क्या, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो अभी आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब होता है, अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि RBI के पास में क्या, मतलब कि जो हमारी वाणिज्यिक बैंक है, RBI नहीं बात कर रहा, वाणिज्यिक बैंक है, तो वाणिज्यिक बैंकों को क्या पड़ता है, कभी कभी मतलब कि एक तरीके से अचानक से अगर कभी रुपये जरूरत पड़ गई, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, कोई ना कोई परिस्थिति बन जाती है कि अचानक से रुपये जरूरत पड़ जाए। तो अगर अचानक से कभी मुद्रा की मतलब की जरूरत पड़ जाए, तो क्या करती हैं, इसका यूज़ करती है, किसका, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का यूज़ करके क्या करती हैं, इसका रेट सबसे हाईएस्ट होगा, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो रेट होगा सबसे हाईएस्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक तो आपको क्या अल्पकालिक ऋण होगा, उसके बाद में क्या होगा, एक तो क्या अचानक अगर आप किसी से भी ऋण लेने जाएंगे, तो आप जानते होंगे कि क्या आपको महंगा ही ऋण मिलेगा। तो इसका मतलब क्या, RBI भी इनको क्या महंगा ऋण ही देती है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब होगा कि किसी एक रात के लिए क्या हो गया, अचानक से अगर रुपये की जरूरत पड़ी, तो सीधे सीधे वाणिज्य बैंक के चली जाएंगी अपनी क्या माई बाप के पास, कौन, RBI के पास, और वहाँ से ऋण ले आएंगी, कितने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ले आएंगी। देख रहे होंगे आप, लिखा हुआ है रात भर के लिए यहाँ से ऋण ले सकते हैं, इसे हम कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। उसके बाद में कभी कभी क्या होता है, आप लोग जानते होंगे कि पूरे दिन का काम किया मतलब कि जो भी वाणिज्यिक बैंक है, परंतु इसके उनके पास क्या मतलब कि लास्ट में कुछ रुपया बच गया। अब वो उस रुपये का क्या करें, तो यानी कि यहाँ पे हो गया हमारा SDF का मतलब हो गया स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी था, यानी कि यहाँ से हम रुपया ले सकते थे RBI से शॉर्ट टर्म के लिए, परंतु यहाँ पे हमारा क्या हो गया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का मतलब हो गया हमारा कि हमारे पास रुपया पड़ा है और हमें अभी क्या ज़रूरत ही नहीं है, तो हम सोचते हैं क्या अभी क्या RBI के पास में इसको भेज दें, और RBI इसके बदले में क्या देगी, केवल हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए भेजेंगे, क्योंकि हमें क्या ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, केवल शॉर्ट टर्म के लिए ही भेजेंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर RBI के पास हम अपना रुपया जमा कर दें, कौन, वाणिज्यिक बैंक है, अगर वाणिज्यिक बैंक अपना रुपया जमा कर दें किसके पास, RBI के पास में शॉर्ट टर्म के लिए, तो जो भी RBI ब्याज देगी उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो आशा करते हैं मैंने ये भी समझा दिया होगा आपको कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है। अभी लास्ट आता है हमारा क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ये भी आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, और इससे हमारे UPSC में क्या 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि कभी भी अगर RBI को मतलब कि क्या है, जो बाजार है उसमें क्या अगर स्टेबलाइजमेंट करना है, यानी कि एक तरीके से अगर मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा हो गई है, या फिर मतलब कि एक तरीके से मुद्रा की आपूर्ति कम हो गई है, तो उसको दोनों को ध्यान में रखते हुए कभी कभी क्या करती है कि अगर मान लिया कि मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी, तो जो भी सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं उनको क्या कर देगी, बेच देगी। और अगर सरकारी प्रतिभूतियों को बेच देगी, इसका मतलब क्या है, जो भी मतलब कि ग्राहक होंगे उसमें क्या मतलब कि नॉर्मल आम जनता भी खरीद सकती है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए नॉर्मल आम जनता भी खरीद सकती है। तो उसके जरिए मान लिया अगर किसी सरकारी प्रतिभूति का मूल्य 1 लाख रुपया है, और उसके बदले अगर सरकार क्या करेगी, उसको प्रतिभूति दे देगी, तो अगर कोई भी ग्राहक प्रतिभूति को खरीदेगा तो 1 लाख रुपये क्या देगा, RBI को देगा। तो RBI को 1 लाख रुपये देने का मतलब क्या हुआ कि मार्केट से 1 लाख रुपये क्या है RBI के पास चला गया। तो इस हिसाब से इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मार्केट था उसमें क्या हुआ, हमारा मनी सप्लाई कम हुई। तो आप समझ सकते हैं कि महंगाई के समय में क्या करती है, जो RBI होती है ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए प्रतिभूतियों को बेचती है, जिससे क्या होता है, मार्केट का जितना भी मतलब कि मुद्रा होता है या फिर जो भी सप्लाई होता है, मनी सप्लाई होता है, वो कम हो जाता है। और अगर कभी कभी जरूरत पड़ती है मंदी के समय क्या करती है, जो भी मतलब कि प्रतिभूतियाँ बेची थी वो सरकार क्या करती है, उनको खरीद लेती है। जब खरीदती है तो उसके बदले क्या करती है, पैसे को मार्केट में बेच देती है। तो मार्केट में अगर पैसा गया तो कहीं ना कहीं क्या मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई, और अगर मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारा एक तरीके से जो मतलब कि मंदी चल रही थी वो क्या होगी, हमारी
ठीक हो जाएगी थोड़ी सी। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, मतलब कि ओपन मार्केट ऑपरेशन भी हो गया। अब ये आता हमारा कि शॉर्ट टर्म एक तरीके से क्या हमारा टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट। तो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट एक तरीके से जो मतलब कि कोविड-19 आया था उस समय मतलब कि ध्यान में रख के किया गया था कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर जैसे कि हमारा एमएसएमई हो गया या फिर एक तरीके से जो भी कृषि या फिर एग्रीकल्चर हो गया उससे रिलेटेड कोई भी अगर टॉपिक है उसमें मतलब कि टारगेटेड रूप से एक तरीके से लोन देना, उसे हम कहते हैं टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट। तो आप समझ गए होंगे कि टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट इतना कुछ खास नहीं है, वो मतलब कि एक तरीके से जो हमारा कोविड-19 आया था उसी समय के लिए आया था। अभी तो ये क्या होगा, हमारा मात्रात्मक उपाय होगा, यानी इतने तरीकों से आरबीआई क्या कर सकती है, मुद्रास्फीति को रोक सकती है या फिर मनी सप्लाई को मैनेजमेंट कर सकती है। दूसरा हमारा था गुणात्मक। तो गुणात्मक का मतलब क्या होता है, गुणात्मक का मतलब होता है ऐसा प्रभाव जो कि पूरे के पूरे मार्केट पे पड़ेगा। इसमें क्या होता है, आप स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, यानी कि स्पेसिफिक सेक्टर पे भी ध्यान दे सकते हैं। और इसमें क्या होगा, टोटल मतलब कि मुद्रा की आपूर्ति घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं, परंतु इसका मतलब कि डायरेक्टली इफेक्ट नहीं पड़ता, परंतु कहीं ना कहीं तो इफेक्ट पड़ता ही है। जैसे कि हमारा गुणात्मक में क्या हो गया, मार्जिनल क्या लिखा हुआ, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो गुणात्मक क्या हो गया, हमारा मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब हो गया कि किसी भी सेक्टर मतलब कि जैसे कि आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, आप लोग जानते होंगे बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब कि फ़ोन जो होता है उसको मतलब कि एक तरीके से किस्तों पे उठाते हैं, यानी कि फाइनेंस कराते हैं। तो उसमें आप लोग जानते होंगे एक मिनिमम वैल्यू आपको देनी ही पड़ती है, यानी कि मिनिमम पैसा देना पड़ता है, उसे हम कहते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। यानी कि जैसे कि अगर आप कोई मोबाइल लेने गए उसकी कीमत 1 लाख रुपये है, तो उसके बदले आपको क्या मिनिमम 25,000 रुपये तो जमा करने ही पड़ेंगे, उसे हम कहते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो इसे गुणात्मक मतलब कि जो हमारा गुणात्मक जो भी हमारा मतलब कि एक तरीके से तरीका है, उसके जरिए मार्जिनल रिक्वायरमेंट के जरिए आरबीआई क्या कर देती है कि एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया मतलब कि सेट कर देती है कि इतना पैसा तो आपके पास होना ही चाहिए इस सेक्टर में काम करने के लिए। तो ये हो गया हमारा मार्जिनल रिक्वायरमेंट। उसके बाद में होता है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब होता है कि क्या कर देती है, स्पेसिफिक एक तरीके से मतलब कि किस किस क्षेत्र में आप ऋण दे सकते हैं। यहाँ पे क्या वाणिज्यिक बैंकों को एक तरीके से गाइडलाइन दे दी जाती है कि आप क्या केवल एग्रीकल्चर में ही ऋण देंगे या फिर आप केवल एमएसएमई को ही ऋण देंगे या फिर आप नवीकरणीय ऊर्जा को ही ऋण देंगे। तो इस हिसाब से क्या हो जाता है, हमारा क्रेडिट रेशनिंग हो जाता है। उसके बाद में एक दूसरा उपाय आता है हमारा मॉरल सिक्वेशन, यानी कि नैतिक दबाव। तो नैतिक दबाव का मतलब क्या होता है, आप जानते होंगे कि आरबीआई क्या हमारा एक तरीके से रेगुलेटिंग बॉडी मतलब कि रेगुलेटिंग बॉडी है। तो रेगुलेटरी बॉडी होने का मतलब क्या है, वो हर एक अपने से नीचे वाली जो बैंक है यानी कि वाणिज्यिक बैंक है उन पे अपना क्या कर सकती है, सर्कुलर जारी कर सकती है, पेनल्टी लगा सकती है और क्या कर सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। तो उस प्रकार से उनको क्या है, सारी सारी बातें माननी पड़ सकती हैं। तो इससे हम कहते हैं मॉरल दबाव, यानी कि नैतिक दबाव। उसके बाद में एक और ऑप्शन आता है हमारे पास, डायरेक्ट एक्शन। तो डायरेक्ट एक्शन का मतलब होता है, आप जानते होंगे कि आरबीआई किसी भी बैंक को क्या कर सकती है, एक तरीके से उसका लाइसेंस को रद्द कर सकती है या फिर क्या गाइडलाइन दे सकती है, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, तो या फिर कोई भी पेनल्टी किसी भी बैंक पर लगा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि इन सारे सारे उपायों को अपना करके मनी सप्लाई को एक तरीके से कंट्रोल कर सकती है। तो इन सारे के सारे उपायों को किस लिए अपना रही है आरबीआई, तो किस लिए अपना रही है, मूल्य स्थिरता लाने के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए। तो इस हिसाब से क्या होता है, हमारा पूरी की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। हम लोगों ने सारे के सारे टॉपिक पढ़ लिए, कौन कौन सा, बैंक रेट क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, क्रेडिट राशनिंग क्या होता है, मॉरल सिक्वेशन क्या होता है, या फिर क्या हमारा डायरेक्ट एक्शन क्या होता है। तो इस हिसाब से क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के सारे कंपोनेंट को हमने अच्छे से पढ़ लिया। अगर फिर भी आपको क्या है किसी भी मतलब कि पॉइंट में अगर मतलब कि प्रॉब्लम आई हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।